सो बच्चों, हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड मैं आपको जो 24 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके एनालिसिस पहले हम करते हैं। तो बच्चों, आई नो इट वेरी वेल कि पेपर वाज नॉट टफ, और आज 26 जनवरी है, तो दैट मीन्स कि आपने सॉल्यूशंस बहुत ही साइट्स से देखने होंगे। सो इट इज नॉट ऑल अबाउट द सॉल्यूशन, बिकॉज पेपर में सॉल्व करने के लिए बोला है कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन थे, बहुत टफ क्वेश्चन थे ही नहीं। जनरली जो क्वेश्चन थे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन काफी इजी थे, बट फिर भी पेपर इज पेपर, और उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं व्हेन द पेपर इज इजी, तो रियली उसमें परसेंटाइल अच्छा लाना ज्यादा टफ होता है कंपेयर टू जो पेपर टफ हो। अगर पेपर टफ है और आपने कोई 10 to 12 करेक्ट क्वेश्चन कर दिए, सॉल्व कर दिए, और पेपर टफ है, तो यूजुअली आपका परसेंटाइल 98 99 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन अगर पेपर इजी है तो उस केस में हो सकता है कि आपका 22 क्वेश्चन भी करेक्ट है, या 21 करेक्ट है, और कभी हो सकता है कि आप 99 परसेंटाइल पे ना पहुंच पाए। तो दैट मीन्स कि जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं, बहुत ही इजी पेपर्स, उन पेपर्स के लिए ये स्ट्रिक्टली बनाना कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी करेक्ट ना हो, इनकरेक्ट ना हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी इनकरेक्ट ना हो, मीन्स की ऑलमोस्ट सारे के सारे करेक्ट हो, या अगर इनकरेक्ट हो भी गया, सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो, अगर इनकरेक्ट हो भी गया तो एक इनकरेक्ट हो गया, या आपका एक या दो क्वेश्चन छूट गए, तो इट इज स्पेशली अबाउट दैट मेकिंग दैट पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे मैं जो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और आप सॉल्यूशन देख भी चुके होंगे, मैं उन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। जैसे मेरे पास जो कंपाइल्ड पेपर कहीं का मिला है, उसमें से एक क्वेश्चन था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज 10,000 जूल्स। तो उसका मास भी दे रखा है और आपको बताना कि उसका मोमेंटम क्या हो। तो आपको ये दो रिलेशंस बहुत ही फेमस है, मतलब आपको मैकेनिक्स से लेकर के और न्यूक्लियर फिजिक्स तक में काम आते हैं, याद होनी चाहिए कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम से होगा p स्क्वायर अपॉन q। और अगर आपको p दे रखा और काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको p निकालना है और काइनेटिक एनर्जी होनी है, तो दैट इज व्हाट वी टॉक ट्वाइस ऑफ m into k। ठीक है, ये रिलेशन आप कई बार जब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी होती है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप यूज करते हो कि एक कोई एटम है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, उनका मोमेंटम इक्वल है p और p, तो उनके पास जो एनर्जी होगी p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1, और दूसरे के पास p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m2। दैट मींस कि मासेस के इनवर्स रेशो में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बिल्कुल यही था कि आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी और मोमेंटम निकालना था, मास भी दे रखा था, आपसे निकाले थे। इसके बाद फिर क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल को जब हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो 136 मीटर हाइट तक जाता है, तो उसकी अगर उसे प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में थ्रो करें तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। फिर जब आपने वर्टिकली थ्रो किया और पार्टिकल तो है, और पार्टिकल कहाँ पे गया, 136 मीटर हाइट तक गया, तो आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालो। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई, उससे आपसे उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी आ गई u। और जब u आ गई तो प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज कब होती है, 45 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू 45 ले लो, और u की वैल्यू जो आपने पहले से निकाली उससे ले लो, सो यू गेट द आपको मैक्सिमम रेंज आ रही है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था जो स्प्रिंग्स वाला था, क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें, जिसमें कि आपको इस तरीके का फिगर है। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक दो बनते हैं, आप देखोगे इसमें कि 20 न्यूटन और 20 न्यूटन पर मीटर इनका के, 20 न्यूटन और 20 न्यूटन इनका क्या है के। तो आप देखो यहाँ पे बच्चों, दोनों स्प्रिंग्स ऐसे केस में किस तरीके से कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज और पैरेलल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, दे आर इन पैरेलल। जितना आप इसे कंप्रेस करोगे, ये स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगी, ये स्प्रिंग उतनी ही एलोंगेट होगी। तो कंप्रेशन और एलोंगेशन सेम हुआ, और दोनों का फोर्स भी सेम डायरेक्शन में हुआ, सो दे आर इन व्हाट, पैरेलल।
और पैरेलल में k की वैल्यू क्या होती है k1 plus k2, k equals to k1 plus k2, this is the value of k, so k becomes equal to what 10 20 plus 20, that is what 40 आ गया। अब टाइम पीरियड t क्या होगा 2 by square root of m by k, तो टाइम पीरियड t equals to 2 by square root of m by k, n की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, तो आपको इसमें n के लिए 2k, तो 2 upon 40, so that becomes 2 pi square root of 1 by 10, और इन्होंने इसकी वैल्यू क्या दे रखी है पाई अपॉन रूट ऑफ एक्स, पाई अपॉन रूट ऑफ एक्स, दिस इज क्लियर। इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है पाई अपॉन रूट ऑफ एक्स, तो आप इससे निकाल लोगे कि ये 2 है यहाँ पे रूट ऑफ 20 है, तो 20 में से 4 सेपरेट कर दो, तो 4 से 2 कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा 5, तो दैट मींस की x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 5 है। जैसे क्वेश्चन ऑब्वियसली आपने बहुत सी साइड से सॉल्यूशन भी देख लिया होगा और क्वेश्चन इजी है, बट मैं फिर भी इस क्वेश्चन को क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दें, आप देखो वो लोग अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K2, बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आपकी दे दी L0 और बोला गया एक m मास का ब्लॉक इस ओर V0 स्पीड से गया, V0 स्पीड से इस ओर गया, इसे कंप्रेस करेगा, बिल्कुल बीच में था, V0 से गया कंप्रेस करेगा और फिर वापस आएगा और फिर इसे कंप्रेस करेगा और वापस आएगा, और एक ऑसिलेशन का टाइम, एक ऑसिलेशन के टाइम का मतलब कि ब्लॉक इस ओर जाना वापस आना, इस ओर जाना कंप्रेस करना वापस आना। अब आप देखो इसका आधा ऑसिलेशन इसके साथ गया, मतलब इसे कंप्रेस करना वापस आना आधा ऑसिलेशन, आधा ऑसिलेशन इसके साथ हुआ, तो इसके साथ जो टाइम पीरियड आ गया टोटल टाइम पीरियड टी पाई स्क्वायर रूट ऑफ m, पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k2, ये k2 है और ये k1, राइट, प्लस इसके साथ ही आधा ऑसिलेशन मतलब अंदर जाएगा वापस आएगा फिर इसे छोड़ देगा और ये ब्लॉक आगे आ जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k1, प्लस एक ऑसिलेशन में इसमें n डिस्टेंस को L0 को 2 बार ट्रेवल किया, इस ओर गया L0 by 2 वापस आया L0 by 2, इस ओर गया L0 by 2, इस ओर गया L0 by 2, सो दैट इज व्हाट इसने कांस्टेंट स्पीड V0 से, क्योंकि जब स्प्रिंग से सेपरेट होगा और ये वापस आएगा तो इसकी स्पीड वापस से V0 हो जाएगी, तो 2L0 डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से V0 से, तो उसका टाइम रहेगा 2L0 ओवर V। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जब ये जाएगा इसे कंप्रेस करेगा और फिर जब रिबाउंड होगा तो रिबाउंड होने में स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई कंडीशन में, तो इसकी स्पीड वापस से V0 होगी और क्या रहेगा 2L0 ओवर V। यस क्लियर, सो मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इससे अब मेरे इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 4 kg का ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक और कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो आपसे पूछा हिस्ट्री में टेंशन टी क्या होगी, तो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस उसमें बच्चों आप ये ध्यान दिया करो कि मतलब ध्यान आपको ये देना होगा जैसे यहाँ पे एंगल θ1 है और यहाँ पे एंगल θ2 है, ठीक है ना, और θ1 θ2 में भी अगर ये एंगल 90 डिग्री वो लोग दे देंगे तो एक ही एंगल देंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मतलब जनरली बच्चे कई बार कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि m1 m2 जो मास बड़ा है वही नीचे जाएगा, जो मास बड़ा है वही नीचे जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि आप इस चीज से जस्टिफाई करोगे कि m1 का इस ओर का कंपोनेंट आएगा m1g sin θ1 और m2 का इस ओर का कंपोनेंट आएगा m2g sin θ2, और अगर आपको ये 90 डिग्री दे रखा है ये θ1, तो दिस विल बी व्हाट 90 माइनस θ1, तो इनमें से जो बड़ा होगा m2g sin θ2 या m1g sin θ1 जो भी बड़ा होगा ब्लॉक उस ओर जाएगा, मतलब मे बी कि m1 छोटा हो सकता है, ठीक है m1 छोटा हो लेकिन m1g sin θ1 की वैल्यू m2g sin θ2 से बड़ी आ रही है, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और m1g sin θ1 माइनस t इक्वल्स मास m1 into a, और इसके लिए t माइनस m2g sin θ2 विल इक्वल व्हाट मास m3 into a, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो एक क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड था, तो रेडियस ऑफ गायरेशन वी नो इट वेरी वेल कि आपको जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी होती है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और फिर उसे m के स्क्वायर के इक्वल कर दोगे, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक r रेडियस का m मास का स्फीयर था, m मास और r रेडियस का स्फीयर,
और इसकी रेडियस आर के दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से यहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक लाइन थी पी क्यू, और आपको पी क्यू लाइन के अबाउट इसका बताना था कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो बच्चों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, 2/5 mr² प्लस आप एक्सिस को इस एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करोगे, सो दैट विल बी व्हाट, 2/5 mr² प्लस m x², और इसे आप किसके इक्वल कर दोगे, m k स्क्वायर के, तो m से कर जाएगा। r और x अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर में रख सकते हो, k की वैल्यू भी क्या होगी, सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है ना। मतलब यूनिट सेम है तो आपको क्या होगा कि k की वैल्यू यहां से आ जाएगी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट k, समझ गए। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना था कि उन्होंने रेडियस ऑफ गायरेशन में दे रखा था, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू जो है, k की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी टॉप x इंटू r/5। तो बच्चों आप कंपेयर कर दोगे, जब यहां से सब कुछ आएगा तो आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब इस एक्सप्रेशन को क्या करना, आप इस एक्सप्रेशन को x के टर्म से द वैल्यू ऑफ x, मतलब जब यहां से निकालोगे ना k, तो इसे इस फॉर्म में अरेंज कर लेना, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में अरेंज कर लेना, और कंपेयर करके क्या होगा, आप x की वैल्यू निकालो। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक वेव का इक्वेशन था। तो बच्चों देखो, अभी कुछ दिनों पहले ही क्लास ली थी, और इस क्लास में बोला था कि वेव की इक्वेशन में ये अक्सर आता है कि वेव का इक्वेशन आपको उस फॉर्म में याद है, और पैरामीटर्स कंपेयर करके आपसे पूछा जाता है डिफरेंट चीजों के बारे में। तो y इक्वल्स टू वेव की इक्वेशन में था 0.05 साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ 40, ठीक है। सो साइन ऑफ 2x माइनस 40, अब आपको याद होगी y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। सो ये एक फॉर्म है वेव के इक्वेशन का, और बस आपको इससे कंपेयर करना था, आपको इससे कंपेयर करना था y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t। तो अब यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, k is 2, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 आ गई, और आपसे पूछ गया था वेलोसिटी, सो यू नो दैट कि k इक्वल्स व्हाट, ओमेगा ओवर v, k की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा ओवर v, so v becomes omega by k, that is it is 4/2, so that is what क्विज़र। इसके बाद फिर पूछा गया कि इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ द पार्शियल सीरीज, तो पार्शियल सीरीज के लिए क्वेश्चन, तो पार्शियल सीरीज में होता क्या है, लाइमन बामर पास्चर है, तो 1/λ इज इक्वल टू r, और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए है, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आएगा तो आप r इंटू जेड स्क्वायर करोगे, और अगर हाइड्रोजन के लिए केवल तो r इंटू व्हाट, 1/m1² माइनस 1/n2²। तो इसमें होता क्या है, एक मिनट फोकस करो, हाँ आप देखो, लाइमन बामर पास्चर, तो लाइमन के लिए n1 1 होता है, बामर के लिए n1 2 होता है, और पास्चर के लिए n1 क्या होता है 3, so this is what 1/9², 1/3 के स्क्वायर दैट इज 1/9 माइनस 1/n²। अब इन्होंने आपसे बोला कि एक वेवलेंथ लैम्डा रखी है, फर्स्ट लाइन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द बामर लाइक पार्शियल सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइन, इसमें पार्शियल सीरीज में क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 4, और फिर आपसे सेकंड लाइन के बोला तो उसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये फर्स्ट लाइन के लिए, और ये रहेगा आपका सेकंड लाइन के लिए, ऐसे ही होगा कि लाइमन बामर पास्चर, तो पास्चर के लिए n1 हो गया आपका, n1 हो गया दैट इज व्हाट 3, और n2 उसके ऊपर आगे कुछ भी होगा 4 5 6 एक्सेट्रा, तो फर्स्ट लाइन होगी 4 2 3, और सेकंड लाइन होगी 5 2 3। तो अकॉर्डिंगली आप दो बार इक्वेशन लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, और जो लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है सेकंड लाइन के लिए, यू कैन फाइंड। सो ध्यान रखना बच्चों, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो तो r इंटू जेड स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, दैट वाज ए इजी क्वेश्चन, कि करंट कैरिंग कॉइल है, तो उसमें आपको बस फॉर्मूला याद होना क्या चाहिए था, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
करंट आई, रेडियस आर, तो सेंटर पे मैग्नेट भी क्या होगी, सेंटर पे होगी V नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर। और जब आपको सेंटर से एक्स दूर वाला एक्सिस पूछा जाए तो बी एक्स के लिए आ रहेगी V नॉट बाई 2 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2। तो इसी पे बेस था कि एक एक्सप्रेशन था सेंटर पे मैग्नेट भी और एक था उससे सर्टेन डिस्टेंस दूर। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन था कि आपसे बोला गया दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, इनके बीच में डिस्टेंस d। तो बच्चों इनका जो फोर्स एफ नॉट होगा कितना होगा, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/k इनटू Q1 इनटू Q2 बाय d स्क्वायर। उन्होंने बोला कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो सो दैट की फोर्स कितना लगे। आपको फोर्स सेम रख लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय r स्क्वायर कर दो। इससे r की वैल्यू क्या आ गई, r becomes equal to d रूट k। r कितना आ गया, समझिए ना, मतलब फोर्स सेम होने के लिए सेपरेशन वैक्यूम में क्या होना चाहिए सो दैट कि सेम फोर्स लगता हो। देन सी इसके बाद फिर एक बड़ा ही मतलब ऑलमोस्ट ओरल क्वेश्चन था। दो वायर्स दे रखे थे पैरेलल, करंट 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर करंट थी, 10 एम्पीयर और 10 एम्पीयर करंट थी। और उसमें क्या था कि उसमें कुछ फोर्स था कि इफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर फोर्स है, उसके 10 सेंटीमीटर पे जो फोर्स लग रहा था F1 है, तो उन्होंने आपसे दिया कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दो, तो वो डिस्टेंस को हाफ करोगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इनटू I1 इनटू I2 अपॉन R। R इज द सेपरेशन बिटवीन देम। फिर जब आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स कितना हो गया 2 टाइम्स। और करंट को उन्होंने क्या करा, दोगुना कर दिया। तो क्योंकि I1 इनटू I2 होता है, I1 भी 2 टाइम्स, I2 भी 2 टाइम्स, दैट मींस की प्रोडक्ट कितना हो गया 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स इससे आ गया और सेपरेशन हाफ करने से 2 टाइम्स, सो द फोर्स विल बिकम व्हाट 8 टाइम्स। ऐसे ही एक था कि सर्कुलर लूप है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपसे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस कराए गए बच्चों। इसमें था कि रेडियस r की वैल्यू दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड में साथ में के रूप में इफ द फील्ड इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ dv by dt की वैल्यू है dv by dt इक्वल टू 0.5 टेस्ला पर सेकंड। 0.5 टेस्ला से इन्होंने 0.5 टेस्ला पहले मैग्नेटिक फील्ड थी और ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो करके हो गई जीरो कितनी देर में, डेल्टा टी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। मतलब 0. यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही फील्ड, if the field decreases from 0.5 Tesla to 0 in 0.5 seconds, the induced EMF in the loop at 0.25 seconds। तो लेट्स कैलकुलेट कि क्या ये टाइम की वैल्यू पे डिपेंड भी करती है। तो यहाँ पे फ्लक्स पाई आपका आ गया पाई आर स्क्वायर इनटू व्हाट टी। तो रेडियस तो कांस्टेंट है, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी व्हाट, ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो बस आप फर्स्ट डेटा से डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकालो, मतलब 0.5 माइनस 0 डेल्टा वी हो गया अपॉन टाइम इंटरवल 0.5, दैट इज दिस बिकम्स आउट 1, इसके लिए 1 आ गई, तो पाई आर स्क्वायर इनटू 1 दैट बिकम्स द वैल्यू व्हाट ईएमएफ। तो इससे बच्चों ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी और रेडियस उन्होंने आपको दे रखी है इसकी 10/√π, इससे ईएमएफ आ जाएगा। बट बच्चों यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन था। आप ध्यान रखो ऐसे केस में जब भी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लूप के अंदर क्या होगी, लूप के सर्कमफेरेंस पे क्या होगी, लूप के बाहर क्या होगी। अगर आपको याद हो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ किस तरीके से आता है, ऐसा आता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनटू 2 पाई x। x कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से। फिर अब अंदर होगा तो e इनटू 2 पाई x इज इक्वल टू पाई x स्क्वायर इनटू dv बाय dt, पाई x स्क्वायर इनटू dv बाय dt। जब सर्कमफेरेंस पे होगा तो e इनटू 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू dv बाय dt। जब x सेंटर से बाहर होगा कहीं पे, x r से बड़ा है, तो क्या आएगा e into 2 by x is the electric field equal to what पाई r square into dv by dt। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो केवल
आर रेडियस तक में, तो उसमें आप पाई आर स्क्वायर ही करोगे। सो दिस मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है ना कराया भी गया था, और उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नाउ से अब आपसे बोला कि ब्रूस्टर एंगल है, तो देखो ये मतलब जैसे हम इसके पहले जो भी क्वेश्चंस किए अभी जो, वो सारे के सारे जो मैंने बोला था ना कि इसके पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें बताया था कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस कि 90% क्वेश्चंस क्लासिकल फिजिक्स से होंगे जो जनरली आपका सिलेबस है, मतलब कोई भी बच्चा तो उसे करता ही करता। द पॉइंट इज दिस कि उसे कोई भी फॉर्मूला नहीं बोले किसी भी टॉपिक का, तो इसके पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो आप नहीं कर पाते या कैलकुलेशन में फॉल्ट होने का चांस, सब कुछ बहुत इजी था। तो 90% क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल आएंगे उन्हीं फंडामेंटल्स पे बेस्ड, जो कि काफी पॉपुलर क्लासिकल फिजिक्स, पूरी मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल, मतलब जो भी एक पॉपुलर पार्ट है उसी से, और उसमें से भी 70% क्वेश्चंस काफी इजी क्वेश्चंस हो। अभी ऐसे ही अब एक जैसे ब्रूस्टर एंगल का, अब जनरली बच्चों का ये पार्ट है कि जिसपे कि वो कई बार बहुत से बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं। ब्रूस्टर एंगल्स का तो यू नो दैट होता क्या है कि जब आप मीडियम 1 और मीडियम 2 यहाँ पे लाइट इस तरीके से डालते हैं, लाइट का कुछ पार्ट पार्टली रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर रिफ्लेक्टेड और एंगल आई है, तो जैसे थीटा है ये भी थीटा होगा, और ये 90। तो आपसे ये बताया गया था कि अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, और इसी थीटा को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, और 11 एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आप देखो यहाँ पे कि अगर मीडियम 1 से 2 में लाइट जाएगी तो थीटा है ब्रूस्टर एंगल। और आपको ये बात बताई कि मैंने, लाइट हमेशा अपने पाथ को, अगर आप उसे जैसे यहाँ पे मिरर लगा दो और 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट करा दो, बिल्कुल नॉर्मली रिफ्लेक्ट करा दो, तो लाइट हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस कर, मतलब वापस से वहीं पे जाएगी। लाइट क्या करेगी, हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब ये वहां से जाएगी। तो दैट मींस कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लाइट के पाथ को यहाँ से रिट्रेस कराओगे, मतलब इस साइड से लाइट डालोगे, तो यहाँ पे ब्रूस्टर एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो उन्होंने यही बोला आपसे कि जब आपने लाइट को डाला एयर से वाटर में, तो ब्रूस्टर एंगल क्या हुआ, थीटा। तो अगर हम लाइट को डालेंगे फ्रॉम वाटर टू एयर, तो ब्रूस्टर एंगल क्या होगा, ज्यादा एंगल ब्रूस्टर एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो ज्यादा एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। बिल्कुल इसी चीज का फिगर क्या हुआ, रेसिप्रोकेट हो गया एक तरीके से, रिवर्स हो। सो ये दोनों चीजें करेक्ट थी, मतलब स्टेटमेंट ये भी करेक्ट था। और व्हेन लाइट गोस फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम ऑफ द रिफ्लेक्टेड एक्स व्यू, द ब्रूस्टर्स एंगल थीटा। तो ब्रूस्टर्स एंगल यहां से वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इज इक्वल टू, आप देखो sin थीटा अपॉन sin ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज व्हाट cos थीटा इक्वल्स टू म्यू। सो यहां से आ गया tan थीटा इक्वल टू म्यू, सो दैट इज कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट था और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट था। बड़े छोटे छोटे पॉइंट जैसे ब्रूस्टर्स एंगल, और ठीक है ब्रूस्टर्स एंगल, ऐसे ही मेलस लॉ, बच्चे इन चीजों पे कई बार जनरली ध्यान नहीं देते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस, मेलस लॉ का भी क्वेश्चन और ब्रूस्टर्स एंगल के भी क्वेश्चन, दे आर इंपॉर्टेंट। नाउ सी, फिर एक क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन, देखो फिर से कि एक सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 4 एम, इस तरीके से इनर रेडियस 2 एम, मतलब R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, और इसकी कुछ लेंथ है L। रजिस्टर्ड मेटेरियल की रो है, मेटेरियल की रजिस्टर्ड कितनी है, रो आपको दे रखी है, R1 R2 वैल्यू दे रखी। तो बोल गया इसकी लेंथ L इक्वल टू 3.14 का रेजिस्टेंस क्या हो। तो बच्चों बताया था कि आपको वो क्रॉस सेक्शन यूज करना होता है जिस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट पास होती है। ऐसा क्वेश्चन हीट में भी आ सकता है। तो जब आपका करंट इस क्रॉस सेक्शन में से पास करेगा, इस वाले क्रॉस सेक्शन में से, तो रेजिस्टेंस R इक्वल रो एल, रो एल अपॉन ए में आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस पार्ट में से करंट पास करेगी, तो आपको उसी पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वाले पार्ट, ठीक है। इनसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्थ पे
इस ऑब्जेक्ट का वेट है 80 न्यूटन, मतलब उसका mg की वैल्यू है 80 न्यूटन, तो उसकी 3200 किलोमीटर पे 3200 किलोमीटर आपको आर्क की रेडियस का हाफ आ गया। दैट मींस कि आर्क की रेडियस के हाफ आने का मतलब कि जी डैश का जो फॉर्मूला लगेगा, जी डैश का फॉर्मूला आएगा g इंटू 1 बाई जी डैश इक्वल टू आएगा आपका आर्क के ऊपर जाने से, दिस विल बी जी डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h ओवर re का होल स्क्वायर, h प्लस re का होल स्क्वायर। तो आप समझ गए, जब एच आर ई के कंपेरिजन में बहुत छोटा नहीं है, यहाँ तो एच आर ई बाई टू के इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आर ई बाई टू, सो दिस बिकम्स व्हाट 1 बाई 2, दैट मींस दिस बिकम्स 3 बाई 2, दैट मींस कि g becomes 3 बाई 2 का स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट इट बिकम्स 4g बाई 9। समझ लो, तो जब g की वैल्यू हो गई g डैश के लिए 4 बाई 9 टाइम्स, तो जो वेट होगा वो भी क्या होगा आपका आ जाएगा 4 बाई 9 टाइम्स आ जाएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था काफी इजी, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I4 एंड I5। आई थिंक इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है बच्चों, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 और 2 के दो पैरेलल में है, उसके बाद एक 3 ओम का सीरीज में है, फिर 5 और 20 का एक दो पैरेलल में है, और उसके बाद 1 ओम का एक सीरीज में, फिर 3 ओम का सीरीज में। सो दैट वाज वेरी इजी, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कहना चाहिए 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन। फिर है कि इन फोटो डायोड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय रिवर्स बायसिंग द फोटो डायोड। मैंने आपको बिल्कुल एंड में भी बोला था कि आपको ये चीज याद रखनी है, फोटो डायोड में, एलईडी में, सोलर सेल में, बर्गलास एलार्म में, किस केस में हम किस टाइप का डायोड यूज करते हैं, मींस किस में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, किस में डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ क्या है, आई वर्सेस वी ग्राफ क्या है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनटिल यू फर्दर भी जो शॉर्ट्स आएंगे उनमें ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो। सो आपको पता कि फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग मोड में वर्क करता है, और साथ में सेकंड स्टेटमेंट था कि फॉरवर्ड बायस्ड करंट इज मोर देन द रिवर्स बायस्ड करंट, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज्यादा होती है। सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे। फिर एक क्वेश्चन यंग्स मॉडल्स का था, बिल्कुल बेसिक टाइप का था। बेसिक टाइप का इससे क्योंकि उसमें वायर की लेंथ दे रखी है, फोर्स आप नीचे से 250 न्यूटन लगाते हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, यंग्स मॉडल से पूछा गया, बोल गया उसका एक्सटेंशन कितना होगा, फाइंड द एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें एक्सटेंशन कितना होगा आपसे पूछा गया है। तो सीधे सीधे आ गया आपको कि जब आपको यंग्स मॉडल्स दे रखा है, तो दोनों केस में कि आपका यंग्स मॉडल्स y इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मींस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा L अपॉन L, तो डेल्टा L पूछा गया, आप निकाल लोगे। साथ में बच्चों ये भी याद रखो, कोई भी वायर जिसका यंग्स मॉडल्स y और लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन K है, वो एक स्प्रिंग की तरह होगा, जिस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K क्या होगा, y a/L, क्या होगा y a/L, मतलब इस तरीके का वायर आप एक स्प्रिंग की तरह भी डील कर सकते हो, जिसका K क्या होगा y a/L हो। इसके बाद फिर डिफरेंट पैरामीटर से कि आपको मैचिंग वाला था कि h का डायमेंशन, p का डायमेंशन, तो देखो डायमेंशंस में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल काइंड ऑफ क्वेश्चन। पैरामीटर्स के डायमेंशंस आपको निकालना भर के आते ही है, और यहाँ पे काफी डायमेंशंस निकालने में काफी आसानी होती है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वर्क फंक्शन, ये सब काफी मिलते जुलते पैरामीटर, तो आप एक का निकालते हो तो दूसरे का उसी से इजीली निकाल सकते हो, ताकि आपको टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन था, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रैक्टिस की थी, जिसमें आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। आपको इसमें लिखा था कि के वेक्टर दे रखा है, जैसे उसमें जो वेव में होता के वाला वेक्टर, जैसे आप करते हो कि y इक्वल्स टू a साइन ऑफ kx बाई s ओमेगा t, तो k क्या होता है ओमेगा ओवर b, k क्या होता है ओमेगा ओवर b, और b यहाँ पे c है, सो दैट इज k वेक्टर k इक्वल्स व्हाट ओमेगा अपॉन b, दैट मींस व्हाट वेक्टर bc है, यहाँ पे b के लिए क्या है c है, सो दैट बिकम्स c इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन वेक्टर k। तो आपको बताना कि मैंने b की वैल्यू, एंड यू नो दैट कि E क्रॉस B इक्वल व्हाट, E क्रॉस B इक्वल टू C, सो दैट मींस कि आपको B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, C अपॉन E, दैट विल बी व्हाट C अपॉन E, और C की वैल्यू आप डाल दोगे तो फिर आई एम सॉरी मैंने ये गलत दे दिया, सॉरी
ये आपका होगा E अपॉन V इक्वल व्हाट C। सो दैट मींस कि इससे आपका V की वैल्यू आ गई बिकॉज व्हाट E अपॉन C। तो जब आप यहाँ पे C की वैल्यू डालोगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा और ऊपर चला जाएगा K। सो दैट मींस कि B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B के लिए आपका जो ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1 अपॉन ओमेगा, यहां से डालोगे ना C की वैल्यू ओमेगा अपॉन K, तो K ऊपर चला गया और ओमेगा नीचे। सो दैट इज व्हाट इट इज K क्रॉस, इट इज व्हाट K क्रॉस। दिस इज क्लियर। हाँ बच्चों यहाँ पे एक चीज का ध्यान आप और दिया करो, जैसे कि यहाँ पे जो कि आप ध्यान दोगे एक चीज का, और वो चीज क्या है, जैसे कि यहाँ पे बाय द वे कोई ऑप्शन के क्रॉस ई था, के क्रॉस ई मतलब सारे ऑप्शन में के क्रॉस ई था। अगर कहीं पे किसी ऑप्शन में होता 1 अपॉन ओमेगा ई क्रॉस के, तो फिर जो मैंने आपको डायरेक्शन वाली चीज सिखाई थी कि सी का डायरेक्शन भी याद देगा तो ई, ठीक है, उसमें होता क्या है जब आप ई क्रॉस बी का डायरेक्शन करते हो, मैं जो आपसे बोला था कि ई क्रॉस बी कर गया था वो एक्चुअली मैं डायरेक्शन के लिए लिख गया था वो। जब आप ई क्रॉस बी करते तो आपकी सी की डायरेक्शन आती, तो उससे फिर आप जस्टिफाई कर लोगे के क्रॉस ई की वैल्यू बी के अलोंग आए। आप समझ लो, जब आप ई क्रॉस बी निकालते हो तो ई क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आती है वो वेक्टर सी के अलोंग होगी, तो उससे फिर आप जस्टिफाई कर सकते थे कि के क्रॉस ई होगा या ई क्रॉस के होगा, उससे आप जस्टिफाई कर सकते थे। आप मेरी बात समझ गए ना कि ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो वेक्टर सी के अलोंग आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से इसके बाद फिर बच्चों क्वेश्चन था जो है कि इसके बाद था सिग्नल आपको वाई सी, मतलब वो दे रखा था आपको कि जो कैरियर वेव का इक्वेशन है वाई सी टू साइन और ओमेगा सी की माइनस की है, और एक जो वेव टू दी एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड वेव है, तो आपको उसका भी वो दे रखा था एम्पलीट्यूड, मतलब एम की वैल्यू दे रखी थी, एम की वैल्यू यहाँ +1। तो आपसे लिखा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो आप देखो एम अपॉन एसी, एसी 2 है और एम कितना 1 है, सो 1/2, दैट वाज ए बेसिक क्वेश्चन। फिर एक था कि टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज फ्रॉम -73 डिग्री टू 527 डिग्री, देन इट्स आरएमएस वेलोसिटी। तो कुछ नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड को बस केल्विन में कन्वर्ट कर लो और रूट ऑफ 3RT/A निकाल लो, ठीक है। तो बोला गया इसकी आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाएगी, आप कैलकुलेट करके देखो डबल होती है नहीं, जो डिग्री सेंटीग्रेड में है उसे केल्विन में कन्वर्ट करो और रूट ऑफ 3RT/M से करो। प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल वो 3/2 इनटू काइनेटिक एनर्जी आती, समझ लो, जो काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज व्हाट 3/2 इनटू P इनटू V आती, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज व्हाट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि होती कितनी है 3/2 kT, हाफ kT into 3। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, तो दैट इज व्हाट 3/2 kT। सो आप देखो 3/2 k की वैल्यू होती है R/n0 into what P, it is this। आप समझ रहे हैं, तो P is equal to what nRT। तो अगर मैं एक मोल कैलकुलेट करूं तो दैट इज व्हाट R into T, P के लिए क्या आएगी R into। सो आप देखो यहाँ पे कि ये था एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए एक मोल के लिए करोगे तो n0 आ जाएगा, आप समझ गए ना, एक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन करने का 3/2 kT होगी, तो that will be what 3/2 k की वैल्यू R/n0, k is a Boltzmann constant into T और एक मोल के लिए n0, so that is what 3/2 into R into T। क्या आ गया आपका, जबकि Pv को सो क्या होगा RT, तो Pv की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू RT के होगी, तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी आपको, इसमें 3/2 का टर्म और क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स। और पहला स्टेटमेंट भी आप वेरीफाई कर लोगे रूट ऑफ 3RT/M से। आई होप कि वाला पार्ट आप समझ गए, इसे समझ गए ना, सुनो। यस सर। अब आप देखोगे फिर एक क्वेश्चन था कि LCR सर्किट में LCR LCR तीनों की वैल्यू बच्चों गिवन थी और AC सिग्नल, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेशो ऑफ कैलकुलेट द रेशो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ।
क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा। अब बच्चों बस फिर आपको दो फॉर्मूले याद रखने थे। एक तो था कि जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बैंडविड्थ के टर्म्स से, डेल्टा ओमेगा सब बैंडविड्थ, और उसके टर्म्स में एल के टर्म्स में होती ओमेगा एल अपॉन व्हाट आर, ओमेगा एल अपॉन आर। बस क्वालिटी फैक्टर के दो फॉर्मूले याद रखने थे कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा इज द बैंडविड्थ, एल के टर्म्स से ओमेगा एल अपॉन आर, और सी के टर्म्स में मतलब जहां भी जरूरत नहीं है लेकिन याद रख सकते हो, बिकॉज़ ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी जब रेजोनेंस होगा, सो दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, दिस विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इनटू आर। तो यहाँ पे आपसे अगर क्यू, एक तो डेल्टा ओमेगा निकालो, यहाँ से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सो दिस इज व्हाट आर बाई एल, कितना आ गया आर बाई एल। अब आपसे बोला क्या गया है डेल्टा ओमेगा अपॉन क्वालिटी फैक्टर, तो क्यू की वैल्यू आ गई ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा एल बाई आर, क्यू की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा एल बाई आर, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ गई आर बाई एल, आर बाई एल, सो दैट बिकम्स ओमेगा इनटू एल स्क्वायर, दिस इज क्लियर। क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, क्वालिटी फैक्टर क्यू बिकम्स ओमेगा एल अपॉन आर, और हमने इससे निकाला कि डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यहां से आ गई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सो डेल्टा ओमेगा हो गया आर बाई एल, सो ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। और ओमेगा की वैल्यू यू नो, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी, ओमेगा इज व्हाट 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी, ये वही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी। ये पता ना आपको कि जब रेजोनेंस आता है तो ओमेगा एल इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन एलसी, दैट इज ओमेगा इक्वल्स व्हाट 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी। तो यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई, ओमेगा की वैल्यू 1 सर ब्लर हो गया है। ठीक है, तो एक सेकंड फोकस, जस्ट सो जहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी, यहाँ पे डाल दोगे, आपको एल सी आर तीनों की वैल्यूज पता है, उससे आपके पैरामीटर कैलकुलेट कर दोगे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था रेडियो एक्टिव सीरीज का, दैट वाज ए इजी क्वेश्चन, कि कोई एलिमेंट एक्स था उसमें से एक अल्फा डिके हुआ, तो आपको पता है अल्फा डिके में मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा। फिर ए आया, फिर बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके में क्या होगा, मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो होगा ना वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक अल्फा डिके था, फिर एक बीटा प्लस डिके था, तो बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके में याद रखना, बीटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बीटा प्लस डिके में एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाता है और मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। गामा डिके में ना तो मास नंबर में फर्क पड़ता है और ना ही एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ता है, तो उन्होंने अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप के डिके देकर के पूरे इस चीज को आपसे चेक कर लिया था कि बच्चों को ये आता है नहीं आता है। फिर है कि 1 ग्राम लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर्स अंडर 3 to 10 power 5 पास्कल। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों जैसे जो थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रियली आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट की 3 to 10 power 5 पास्कल का प्रेशर है, प्रेशर P मतलब दे रखा आपको, और बोलेगा कि 10% ऑफ द हीट, 10% ऑफ द हीट जा रही है किस चीज में, इसे एक्सपेंड कराने में, मतलब एक्सपेंड कराने का मतलब वर्क में, ये जितनी हीट आप दोगे उसका 10% इसमें जा रहा है, यू नो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आप क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आपको डेल्टा वी दे रखा है, बोला गया कि हीट इज यूज्ड टू एक्सपेंड वॉल्यूम बाय 1600 सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको यूनिट्स का ध्यान देना था, डेल्टा वी आपको दे रखा है, डेल्टा वी इक्वल्स टू 1600 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे आप कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें 1600